Hello everyone, welcome back to Strategy Planning Journey. So without wasting time, let's jump to the topic. So internal environment में वैसे भी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है. ब्रांड रिपुटेशन भी डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है. जैसे एप्पल हो गया, रॉयल्स रॉयस हो गया, रोलेक्स हो गया, इस तरह की जो भी कंपनी है उसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होएगा, तो वो उसका ब्रांड इमेज है. इसका प्रोडक्ट परचेस करने पे जो आपके अंदर फीलिंग पैदा होती है, तो वो सेल कर रहा है. ही इज सेलिंग द इमोशन, ही इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट. इन फिजिकली ही इज सेलिंग प्रोडक्ट बट ही इज आल्सो सेलिंग द इमोशन. आप उस इमोशन की वजह से परचेस करते हो, ना किसी प्रोडक्ट्स. अब जैसे अब रोलेक्स का वॉच लो, चाहे आप कोई नॉर्मल वॉच लो, काम तो उसका टाइम दिखाना ही है, लेकिन आपके हाथ पे कौन सा वॉच, उसका डिजाइन, उसकी क्वालिटी, उसका ब्रांड, ये सब चीज आपको या तो शोकेस करना है या तो आपको अच्छा लगता है देखने में. खुद के लिए भी अगर आप ले रहे हो तो आपको रोलेक्स का वॉच आपके आपके खुद के कलाई पे अच्छा लगता है, इसलिए आप लेते हो. सिर्फ टाइम देखना आपका मेन पर्पस नहीं है, आपको एक स्टाइल भी मैटर करता है. तो ये सारी चीजें जो है वो इमोशन के अंदर आती है. प्रोडक्ट जेन्युइन रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम देखना है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो स्टाइल या इमोशन की वजह से कॉस्ट दे करके आप वो परचेस करते हो. कंपनीज जो है वो चीज भी सेल करती है और इस तरीके से अपना वो ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखती है. तो ब्रांड इमेज कैसे बिल्ड होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस देने से, और मार्केटिंग में आपको एक इमेज क्रिएट करने से, सोशल मीडिया पे इसका प्रमोशन करने से, इन सब चीजों से ब्रांड क्रिएट होता है. तो जैसे हम बोल सकते हैं कि कस्टमर आर नॉट जस्ट बाइंग प्रोडक्ट, दे आर buying the identity and trust associated with that brand. Think about like Lamborghini, Rolls-Royce and Apple, Rolex and many other such kind of brand. So they are giving you some kind of identity. They are making you stand out in front of your peers and all. अब बात करते हैं हम कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में. प्रोडक्ट क्वालिटी के थ्रू हम कैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं. जैसे कि आप हाई ग्रेड मटेरियल यूज करो प्रोडक्ट में, स्टिक क्वालिटी कंट्रोल करो, उसके बाद आप कस्टमर से आप फीडबैक लो, ठीक है. इन सब के थ्रू भी आप प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो. आपका ऑडियंस जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे करना चाहता है, तो आपको सब चीजें इसमें एवरेज लेना पड़ेगा ताकि आप उनको सही कॉस्ट दे सको. आप सेल प्राइस से ज्यादा प्रोडक्शन प्राइस पे तो नहीं खर्च कर सकते. ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए, है ना. तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा. वही अगर आप प्रीमियम क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो तो आपको फिर यहाँ पे हाई ग्रेड मटेरियल यूज करना होगा. बाकी ये दो चीज जो है, स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमर फीडबैक, तो बोथ कंडीशन में आपको मैटर करता है. तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना चीजें डिफाइन कर सकते हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है जैसे कि आप कैसे सस्टेन कर सकते हो मार्केट में. सो सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो उसका, जैसे कि टाइम के साथ जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होता है कस्टमर का, राइट. तो एक टाइम पे लोग मान लो नोकिया परचेस करना पसंद करते थे, बाद में सैमसंग करते हैं, अब एप्पल भी पसंद करते हैं लोग नॉर्मल. और उसके अलावा अदर फैक्टर जैसे कि नॉर्मल एवरेज इनकम जो है वो इंडिया का बढ़ गया कम पहले से. तो पहले लोग नोकिया पसंद करते थे, फिर सैमसंग करते थे, अब कोई भी आदमी एप्पल जो है अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए तो इसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गया. तो ये टाइम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से आपको उसको मॉनिटर करके रखना है और आप कैसे इसमें फिट बैठ सकते हो मार्केट में, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी है. या फिर अपने आप को ऐसा बिग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लो जैसा यूनिलीवर का है. तो क्या होगा कि आप डाइवर्स ब्रांड पोर्टफोलियो हो जाओगे और लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेज होगा. चाहे कोई सा भी स्टोर हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो यूनिलीवर का प्रोडक्ट तो सेल करती है अपने स्टोर पे, वरना कोई आएगा नहीं. जैसे कॉलगेट हो गया या फिर इस तरह का क्या क्या चीज यूनिलीवर सेल करती है, यू कैन चेक इट थ्रू गूगल. अब वॉलमार्ट हो गया, वॉलमार्ट का क्या है, कॉस्ट लीडरशिप. ये कॉस्ट लीडरशिप पे भी हमारा लेक्चर आएगा, बाद में डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे. तो उसके थ्रू क्या हम कर सकते हैं, इफेक्टिव सप्लाई चेन क्रिएट करते हैं ताकि हम मेंटेन करें डोमिनेंस. तो किसका प्राइस कम होता है. अब डी मार्ट ने इसको भी बीट कर दिया. अभी मैंने जैसे डिस्कस करा था कि उसका जो है कॉस्ट डिफरेंशिएशन उसका ज्यादा बेटर हो गया डी मार्ट का, तो इस वजह से उसके अलग कस्टमर हैं और वॉलमार्ट के अलग कस्टमर हैं, लेकिन इम्पैक्ट एक दूसरे को करता है. ऐसा नहीं कि कोई भी लॉयल है कि वो डी मार्ट से ही लेगा या वो वॉलमार्ट से ही लेगा. बेसिकली इस तरह का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जहां भी आपको सस्ता मिलेगा और जो सस्ता देगा हम वहीं से लेंगे. उसके अलावा आप जैसे सस्टेनेबल रहने के लिए कम्पिटिटिव मार्केट में आप कर सकते हो, जैसे विप्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लो.
सो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विप्रो के पास है। अब विप्रो ऑलरेडी इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। विप्रो के ही एम्प्लॉय बहुत सारे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के विप्रो में करते हैं, और इनका बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं और 80-90% इसका जो रेवेन्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट से ही आता है। मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने विप्रो में काम नहीं किया है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तो अब ये क्या है कि इसने अच्छा रिलेशन डेवलप करके रखा है और पार्टनरशिप इतना अच्छा है कि ये एक सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करता रहता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ के मैनेजमेंट चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए। उसके अलावा विप्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट में क्या है कि जो क्वालिटी एंड सर्विस विप्रो दे रहा है वो नहीं दे सकता माइक्रोसॉफ्ट को और कोई भी कंपनी। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन है, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट चाह के भी दूसरे के पास नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो इनका एक डेवलप हो चुका है, इसका जो सर्विस देने की क्वालिटी वो और कोई कंपनी उसको बीट नहीं कर सकता इजीली। इसके अलावा और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो, लाइक मैनेजिंग रिसोर्स इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारी कंपनी का क्या होता है कि मेजर कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री ही होता है। अब इफ यू टॉक अबाउट एफएमसीजी और या कोई भी प्रोडक्शन की कंपनी, उसका इन्वेंट्री ही मेजर कॉस्ट होता है। सो मैनेजिंग दैट कॉस्ट इफेक्टिवली विल ऑब्वियसली गिव यू द कम्पिटिटिव एज कंपेयर टू योर कंपटीटर। आप इसका रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो और इसके प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, फैक्ट्री कहाँ है, सप्लायर कौन है, कैसा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं सप्लाई से, इन सारे चीज पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आप कॉस्ट को कम कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं मैनेजिंग रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज हर तरीके का होता है। सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसका पेरोल का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज करना है। वहाँ पे एचआर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि कितना काम है और कौन करेगा और कैसे करेगा और कितना टाइम चाहिए, कितना बंदा की ज़रूरत है, वो डिटेल में उसका प्लान बनता है। कि हम जो सर्विस दे रहे हैं या कंसल्टेंसी सर्विस है तो उसमें भी एम्प्लॉय का कॉस्ट मेजर होता है। तो जो हम सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसका सही से समझ पाना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो रिसोर्सेज को। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन। Another area where you can gain competitive advantage is through intellectual property. Consider as a company that involve a product design. जैसे मैंने एक किताब लिखा, उसको मैंने अगर कॉपीराइट्स नहीं लिया तो उसको कोई और भी सेल कर देगा तो मैं उस पर क्लेम नहीं कर सकता। वही मैंने इसको अगर कॉपीराइट ले रखा है तो सिर्फ मैं ऑथराइज हूँ उसको सेल करने के लिए। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है मेरे पास, उसकी स्टोरी आई। उसने क्या किया कि पर्स के अंदर एक छोटा सा डिवाइस डाल दिया तो वो पर्स जो है ट्रेंड कर गया। अब उसने क्या किया, इसका आईपी नहीं करा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट्स नहीं लिया इसने। अब ये क्योंकि स्मॉल बिजनेस था, इसने मार्केट में आइडिया आया। अब यहाँ पे जो भी जाइंट कंपनी या मिड साइज कंपनी थी जिनके पास रिसोर्स थे वो कर सकते थे ये सब काम, तो उन्होंने फटाफट प्रोडक्शन से भी पहले उन्होंने क्या किया, आइडिया को रजिस्टर किया अपने नाम पे। उसके बाद उन्होंने उसका प्रोडक्शन करा और उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। आइडिया इसका था, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट किसी और ने कमाया और ये ट्रेंडिंग हो गया पूरे इंडिया में। आप भी अगर चेक करोगे अमेजोन वगैरह पे तो आपको मिलेगा। अगर आपकी वाइफ है या कोई भी पर्स लेके कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ गई, वो ट्रैक होके आपके पास आ जाएगा ऐप पे या कहीं पे भी, जैसे भी। तो ये सेफ्टी के लिए जरूरी है, सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। तो ये आइडिया इसने इम्प्लीमेंट किया। वो मेरा फ्रेंड है, वो मैं इसको जानता हूँ, उसने अपने बिजनेस में ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इसका आइडिया इसको प्रॉफिट ना बना के दे सका बल्कि दूसरे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। इसलिए पेटेंट कराना कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो। आइडिया आपके पास आया, आप नया नया आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम नहीं किया तो आपको कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ा। अगर आपका पेटेंटेड होता तो इन जितने भी लोगों ने प्रोडक्शन सेल किया आपके अलावा, उन सब से आप कमीशन क्लेम कर सकते थे और वो लीगली आप जितना भी परसेंटेज होता है फाइनल उस हिसाब से आप कर सकते थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सी यू इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।